नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप सहायकाचार्य प्राणीशास्त्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के घटक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी संपूरक तंत्र या संपूरक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मैंने शुरुआत में जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के घटक के 2 वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। ये इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जो संपूरक तंत्र के ऊपर बनाया है। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं संपूरक तंत्र क्या होता है। जब एक रोग कारक का मतलब पैथोजन या रोगजनक कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है, रोगाणु हो सकता है, होस्ट के एपिथेलियल अवरोधक व प्रारंभिक माइक्रोबियल सुरक्षा को भेज देता है, यानी शुरुआत के जो बैरियर है उनको यदि वो भेज देता है, तब इसे अगले चरण में जन्मजात प्रतिरक्षा के महत्वपूर्ण घटक संपूरक तंत्र से सामना करना पड़ता है। संपूरक तंत्र 30 से अधिक विभिन्न प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी ये प्लाज्मा प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है। ये प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः लीवर में बनती है तथा रुधिर व शरीर के अन्य द्रव्यों में जैसे लसिका, लिम्फ है, उनके अंदर उपस्थित रहती है। सर्वप्रथम संपूर्ण तंत्र को जुलियस बोर्डेट ने 1890 में खोजा था। संपूरक तंत्र ऑप्सोनाइजेशन की क्रिया द्वारा रोग कारक को कोटेड यानी आश्रित कर भक्षण कोशिकाओं के लिए नष्ट करने हेतु उपलब्ध करवाता है। ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण क्रिया है संपूरक तंत्र की, यानी ये जो प्रोटीन्स होती है संपूरक तंत्र की, ये क्या करती है, रोग कारक के ऊपर एक जुड़ते जाती है और उसको पूरा कवर कर लेती है। इसको हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। जब ये पूरी तरह से उस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से कवर हो जाता है, तब उस रोग कारक को भक्षण कोशिकाएं पहचान लेती है और उसको नष्ट कर देती है। संक्रमण की अनुपस्थिति में यानी सामान्य अवस्था में संपूरक तंत्र की प्रोटीन्स निष्क्रिय अवस्था में परिसंचरण करती रहती है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। रोग कारक की उपस्थिति, जब रोग कारक आ जाता है तब, या एंटीबॉडी जब एंटीजन से जुड़ जाता है, उस स्थिति में संपूरक तंत्र सक्रिय हो जाता है। ये संपूरक प्रोटीन आपस में एक दूसरे से क्रिया कर संपूरक तंत्र सक्रियण के विभिन्न पथों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पथ का अंत में रोगजनक को या तो सीधे ही डायरेक्ट या फिर भक्षण क्रिया द्वारा नष्ट करने पर समापन होता है। यानी प्रत्येक पथ का लास्ट रिजल्ट क्या होता है, उस रोग कारक को नष्ट करना। वो या तो डायरेक्ट किया जाता है या जो भक्षण कोशिकाएं होती है, जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है, उनके द्वारा भक्षण क्रिया के माध्यम से नष्ट किया जाता है। संपूरक तंत्र के 3 विभिन्न पथ बताए गए हैं जिनका हम अभी अध्ययन करेंगे। पहला पथ है क्लासिकल पथ, दूसरा वैकल्पिक पथ, तीसरा लैक्टिन पथ। क्लासिकल पथ जो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल पथ कहते हैं, जो एंटीबॉडी के माध्यम से सक्रिय होता है। वैकल्पिक पथ या अल्टरनेटिव पथ सिर्फ पैथोजन की उपस्थिति से सक्रिय हो जाता है। लैक्टिन पथ के लिए लैक्टिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इस लैक्टिन प्रोटीन के माध्यम से ये सक्रिय होता है। संपूरक तंत्र के अंतिम उत्पाद झिल्ली अटेक जटिल
होते हैं। ये एक प्रोटीन का नाम है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC। ये होते हैं अंतिम उत्पाद इस संपूरक तंत्र के, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में छेद करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। पहले हम देखते हैं क्लासिकल पथ के बारे में। यह पथ तब सक्रिय होता है जब एंटीबॉडी रोगजनक अथवा एंटीजन से जुड़ जाती है। यानी एंटीजन का से सीधा हमारा तात्पर्य रोग कारक से। जब रोग कारक हमारी बॉडी में चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, तब बी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। वो एंटीबॉडी ब्लड में जाकर उस एंटीजन से जुड़ जाती है, तब ये क्लासिकल पथ शुरू होता है। अर्थात एक तरह से ये अनुकूली प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे अडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसके ह्यूमरल इम्यूनिटी संचारी प्रतिरक्षा का घटक है। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, एक C1 प्रोटीन होती है, C1 कॉम्प्लेक्स। ये C1 कॉम्प्लेक्स है, 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, C1Q, C1R और C1S। इनसे मिलकर बनी होती है। ये एंटीबॉडी से जुड़े हुए रोगजनक से संलग्न होती है। यानी जो एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ रोग कारक है, जो एंटीबॉडी और एंटीजन से जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स है, उससे जाकर ये C1 जुड़ जाती है और क्लासिकल पथ की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है वैकल्पिक पथ, अल्टरनेटिव पथ। ये इसके बाद में खोजा गया था। ये संपूरक तंत्र की प्रोटीन द्वारा रोगजनक की उपस्थिति में सक्रिय होता है। यानी इसमें डायरेक्ट संपर्क प्रोटीन रोगजनक से जाकर संलग्न हो जाती है। ये जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र का घटक है। इसमें C3 घटक के सक्रिय होने पर शुरू होता है। ये कब शुरू होता है, जब C3 घटक सक्रिय होता है या C3 घटक जब रोगजनक से जाकर जुड़ जाता है, तब ये सक्रिय होता है। जो रोग कारक की सतह पर सीधे ही संलग्न होती है। ये रोग कारक की सतह पर C3 घटक सीधा ही जाके जुड़ जाता है, तब ये वैकल्पिक पथ शुरू होता है। तीसरा है लैक्टिन पथ। जब एक कार्बोहाइड्रेट संलग्न प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन, मेनोज संलग्न लैक्टिन रोग कारक की ग्लाइकोप्रोटीन सतह पर मेनोज अवशेष से जुड़ती है। मेनोज संलग्न प्रोटीन, जिसको MBL कहते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट संलग्न प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसको हम कह रहे हैं MBL। ये क्या करती है, रोग कारक की यानी पैथोजन की ग्लाइकोप्रोटीन सतह पर मेनोज अवशेष यानी मेनोज रेजिड्यूज से जुड़ती है, तब यह पथ शुरू होता है। अर्थात सरल शब्दों में यह पथ लैक्टिन प्रोटीन के पैथोजन से जुड़ने पर शुरू होता है। ठीक है, अब ये पथ कैसे शुरू होते हैं, आगे क्या प्रक्रिया होती है, वो एक डायग्राम से हम देखेंगे। लैक्टिन पाथवे, 3 पाथवे यहाँ पर दिखाए गए। लैक्टिन पाथवे या पथ, क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे। लैक्टिन पाथवे यानी सीरम लैक्टिन पैथोजन की ग्लाइकोप्रोटीन सतह पर मेनोज अवशेष से जुड़ती है, तब ये शुरू होता है। क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, तब शुरू होता है। अल्टरनेटिव पाथवे रोग कारक की सतह पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाकर जुड़ती है, तब ये शुरू होता है। इसके घटक कौन कौन से लैक्टिन पाथवे के, MBL, MAS, P1O2, C4, C2। ऐसे ही क्लासिकल पाथवे के घटक C1QRS, C4, C2। ऐसे ही अल्टरनेटिव पाथवे के घटक फैक्टर B, फैक्टर D, प्रोपरडीन या फैक्टर P और C3। इन सभी पाथवे का जो लास्ट में जाके ये किसका निर्माण करते हैं, C3 कन्वर्टेज का निर्माण करते हैं। ये इन सब तीनों पाथों का कॉमन
पाथवे है, कहाँ पाकर रुकता है, C3 कन्वर्टेज के निर्माण तक। इसके बाद में एक कॉमन पाथ शुरू हो जाता है तीनों का। ये क्या करता है, C3 कन्वर्टेज क्या करता है, C3 को दो भागों में बांट देता है, तोड़ देता है, क्लीव कर देता है। C3A और C3B। C3A एक छोटी विलयशील प्रोटीन होती है, सोल्यूबल प्रोटीन होती है, जिनको मुक्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और C3B ये बड़ी प्रोटीन होती है जो उस रोग कारक से जुड़ी रहती है, जो पैथोजन से जुड़ी रहती है और जुड़कर उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है चारों तरफ से। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑप्सोनिन कहते हैं। अब ये सब होने के बाद क्या क्या क्रियाएं होती है ये हम देखते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं साथ ही हम, C3B जो रोग कारक की सतह से जुड़ी रहती है, ये क्या करती है, C3 कन्वर्टेज से मिलकर C5 कन्वर्टेज का निर्माण करती है, C5 कन्वर्टेज का निर्माण करती है। ये C5 कन्वर्टेज फिर क्या करता है, C5 को वापस C5A C5B में डिवाइड करता है। अब आगे वापस हम इधर की तरफ चलते हैं, किधर, इधर। यहाँ देखो पहली क्रिया क्या होती है, इसका रिजल्ट क्या है, C3A और C3-5 ये दोनों क्या होती है, छोटी सोल्यूबल प्रोटीन होती है जो रक्त में मुक्त कर दी जाती है। ये क्या करती है, संक्रमण स्थल पर भक्षण कोशिकाओं को आने के लिए प्रेरित करती है। ये उन भक्षण कोशिकाओं यानी फेगोसाइट कोशिकाओं को वहाँ पहुँचाने में मदद करती है जहाँ पर संक्रमण हुआ है, उस रोग कारक का इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया को प्रमोट करती है, सूजन को प्रमोट करती है। तो एक इसका रिजल्ट क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, सूजन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अंतिम रिजल्ट सूजन के रूप में आता है। एक इसके अलावा और क्या होता है, ये भक्षण कोशिकाएं जिनके ऊपर C3B के लिए ग्राही होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, रोग कारक को निगल लेती है तथा नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगी, फेगोसाइटोसिस हो गई, भक्षण क्रिया हो गई। दूसरा क्या हो गया, फेगोसाइटोसिस भक्षण क्रिया। एक क्रिया कौन सी होती है, ऑप्सोनाइजेशन होती है, जो अभी मैं आपको बता कर गया हूँ। अब आगे वापस इधर चलते हैं। ये C5 बना है, C5 दो भागों में डिवाइड हो जाता है, किसके द्वारा, C5 कन्वर्टेज के द्वारा, C5A और C5B। C5B फिर क्या करता है, C6 से लेकर C9 तक ये प्रक्रिया को आगे प्रमोट करता है, और ये सारे मिलकर C6 C9 ये सारे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, रोग कारक की कोशिका भित्ति को भेदते हैं, नष्ट करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, और सेल वाल को क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया की सेल वाल को नष्ट कर देते हैं। ये इतनी प्रकार की क्रियाएं संपूरक तंत्र द्वारा संपन्न की जाती है। एक तरह से हम देखें संपूरक तंत्र क्या है। संपूरक तंत्र एक तरह से जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र व उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बीच की कड़ी है, इनके बीच की कड़ी है, यानी ये दोनों में अपनी भागीदारी निभाता है। जन्मजात प्रतिरक्षा में भागीदारी भी निभाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में भी भागीदारी निभाता है, ये हम देख चुके हैं। उपार्जित में कैसे निभाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडीज भाग लेती है, टी कोशिकाएं भाग लेती है। एंटीबॉडीज और एंटीजन के बीच जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को अभी हमने बताया है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को क्लासिकल पाथवे के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पहचान लेता है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम संपूरक तंत्र फिर आगे चल के
अपनी आगे की क्रियाओं को करता है। यानी ये एक तरह से शरीर की संक्रमण के विरुद्ध हमारी कई प्रकार से सुरक्षा करता है। ये आज का हमारा वीडियो था। आगे की वीडियो में इसी में हम इंटरफेरोन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।